गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। आई होप कि एवरीवन इज डूइंग फिट एंड फाइन और आप पढ़ रहे होंगे और मस्ती भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 12 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड जो बच्चे सबसे पहले मेरे चैनल पे आज फर्स्ट डे आए हैं, तो सबसे पहले आप लोग जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और भाई बहन के बीच में शेयर करो, ताकि हर कोई ये क्वालिटी एजुकेशन जो मैं दे रहा हूँ फ्री में उसको अचीव कर सके, उसको ले सके और अपनी बायोलॉजी को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर सके। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज एक नया चैप्टर एक नए दिन के साथ। और बच्चों, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहता हूँ लाइफ को लेकर। आजकल बच्चों के अंदर ना बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा। एंड बच्चे पता नहीं किस चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं। देखो बच्चों, एक सिंपल सी और एक छोटी सी बात है। आपको ये लाइफ मिली है कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, आपको भगवान ने मौका दिया है कुछ बड़ा अचीव करने के लिए। तो वैसे ही छोटे मोटे ऑब्स्टेकल्स की वजह से लाइफ में जो भी हो रहा है उस पर पोज लगाओ यार, ज़्यादा नहीं सोचना उसके बारे में। अगर आप लोग ज़्यादा सोचोगे देन योर ब्रेन सेल विल स्टार्ट फीलिंग फैटिग एंड आपका जो मेंटल हेल्थ है ना वो बिगड़ जाएगा। इस बात को समझो। तो इसीलिए क्या, मोटिवेट रहो बच्चों, डिसिप्लिन में रहो, मोटिवेट रहो। ये लाइफ है, लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हार मान के बैठ जाएंगे, नहीं। हमने चुनौती का डट के सामना करना है। हमने जो सपना देखा है ना अपना डॉक्टर बनने का, उसको अचीव करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि हार मान के बैठ गए, बिल्कुल नहीं। लाइफ है तो लाइफ में अप्स एंड डाउन भी होंगे, बट हमें ना अपने जो अंदर से वो आग है ना उसको जगाए रखना है बच्चों। क्योंकि अगर वो आग बुझ गई ना हम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो उसको अपने अंदर एकदम दबाना नहीं है, उसको रिलीज कर दो। अभी एक अपने आप को एक ओथ दो कि जब तक मेरा नीट क्रैक नहीं होगा ना मैं चैन से नहीं बैठूंगा ना बैठूंगी। ठीक है, तो इसलिए क्या बच्चों, मोटिवेट रहो। स्ट्रेस है, मैं मानता हूँ कि स्ट्रेस बहुत है, पर सिर्फ एक दिन आप उस स्ट्रेस को लेके थोड़ा अफसोस करो, जो भी आपके दिन में गंदा हुआ उसको अफसोस करो। बट जैसे ही नेक्स्ट डे आए ना, भाई साहब डट जाओ। जैसे ही नेक्स्ट डे, जो पास्ट में था जो हुआ वो भूल जाओ, हमें फिक्र ही नहीं करनी। हमें ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट पे, एंड अपने प्रेजेंट से हमें ध्यान देना है अपने फ्यूचर पे। ठीक है, तो बहुत होगी बातें, चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी के एक नया चैप्टर एक नई शुरुआत के साथ। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब इससे पहले हम लोग पढ़ के आ चुके हैं अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना, कि कौन कौन से पार्ट है, मेल का कौन सा पार्ट है, फीमेल का कौन सा पार्ट है, एंड कैसे वर्किंग होती है, कैसे स्पर्म बनता है, कैसे ओवा बनता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होती है, कैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है ना। हम लोग वो सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं। एंड जिसने नहीं पढ़ा इससे पहले के लेक्चर्स पढ़ लो, चैप्टर नंबर 2 के, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में बच्चों हमने क्या सीखना है, इस चैप्टर में हमने सीखना है कि वो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हम लोग पढ़ के आए हैं, लाइक ओवरीज पढ़ के आए हैं, यूट्रस पढ़ के आए हैं, फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ के आए हैं, मेल्स के अंदर टेस्टिस के बारे में पढ़ के आए हैं, पेनिस के बारे में पढ़ के आए हैं, है ना। तो हमने वो जो हम पार्ट्स पढ़ के आए हैं उनकी हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है और क्या क्या स्टेप्स लिए हमारी गवर्नमेंट ने, एंड क्या क्या प्रोग्राम स्टार्ट हुए जिससे हमारी कंट्री ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव किया। ठीक है, तो वो सब कुछ हम लोग क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों, हमें ये 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, मतलब डायरेक्टली चैप्टर में, बट इनडायरेक्टली वो आगे पीछे है। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में। एंटोन वॉन लीवेनहुक के बारे में हम लोग पढ़ के आए 10th क्लास में, अर्नस्ट हैकेल के बारे में हमने पढ़ा था क्लास 11th में, एंड हैंस पेमैन, ये एक नए साइंटिस्ट है जिनके बारे में हमने आज पढ़ना है। मतलब थोड़ा सा बस हमने ये देखना है कि इनकी क्या डिस्कवरी थी एंड इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन करा है बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, बिकॉज पता होना चाहिए। लाइक आपने इस साल का नीट का पेपर देखा होगा, तो इस साल जो नीट का पेपर है ना, वो यूनिट से पहले का जो पेज है, इंट्रोडक्शन वाला पेज है, उसमें से भी एनटीए ने क्या करा कि आंसर्स को, मतलब क्वेश्चंस को बना रखा है। तो हमने एनसीईआरटी की एक लाइन को याद रखना है, एक लाइन को रटना है, हमने बिल्कुल समझ के रटना है। ऐसे रट्टा मारना, हमने समझ के रटना है उस चीज को। ठीक है, तो अब देखो भाई अब ये 3 साइंटिस्ट है। सॉरी सॉरी बच्चों, एक्चुअली मेरा थोड़ा सा गला खराब है तो इसी वजह से थोड़ा सा कफ आ रहा है।
तो देखो भाई, सबसे पहले साइंटिस्ट है हमारे पास कौन, एंटोन वॉन लीवेनहुक। इनके बारे में हम 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, कि इन्होंने क्या किया था, याद करो। 10th क्लास के हिसाब से हम क्या पढ़ते हैं कि एंटोन वॉन लीवेनहुक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप में, है ना। अब उसी के साथ ये सबसे पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या डिस्कवर करा था, स्पर्म की डिस्कवरी करी थी। सो इन्होंने क्या डिस्कवर करा था, स्पर्म की डिस्कवरी करी। सो डिस्कवरी ऑफ स्पर्म किसने करी, एंटोन वोन लिवेनहुक ने करी। अब सबसे पहला जो स्पर्म सेल है उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किसने किया था, एंटोन वोन लिवेनहुक ने करा था। सो ही ऑब्जर्व्ड फर्स्ट sperm using a microscope, using a microscope। एंड इन्होंने हमें एक बात बोली, इन्होंने क्या बोला कि स्पर्म ही वो सेल है जिसके अंदर एक फुली फॉर्म्ड पर एक छोटा सा इंसान रह रहा है। मतलब इनडायरेक्टली कहने का मतलब क्या था, ये था कि इसी स्पर्म सेल से जाके आगे एक नया इंसान बनता है। तो ये बहुत बड़ी बात थी, है ना। सो तीसरी बात इन्होंने क्या बोली, इन्होंने बोला, इनका बिलीफ क्या था, जस्ट गिव मी अ सेक। हिज बिलीफ वॉज, इनका क्या मानना था कि स्पर्म के अंदर क्या एक छोटा सा ह्यूमन है, ठीक है, कि स्पर्म कंटेन्ड a fully formed a fully formed but small human, a fully formed but a small human। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें किसने बताई, एंटोन वॉन लिवेनहुक ने बताई। देन उसके बाद बच्चों हमारे पास कौन आते हैं, अर्नस्ट हैकेल आते हैं। अब इनके बारे में हम लोग इवोल्यूशन में पढ़ते हैं, बट उससे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि अर्नस्ट हैकेल ने हमें क्या बताया था। इन्होंने हमें लॉ ऑफ रिकैपिटुलेशन दिया, ठीक है। सो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया लॉ ऑफ रिकैपिचुलेशन, लॉ ऑफ रिकैपिचुलेशन। अब ये लॉ क्या होता है, अब ये लॉ हमें क्या बोलता है, इस लॉ के हिसाब से क्या पता चला हमें कि जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है ना हमारी, वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में रिपीट होती है। इसका मतलब क्या, अब आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि जब एक ह्यूमन बेबी मदर की वॉम के अंदर होता है तो फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, इस पूरे 9th मंथ में जो एम्ब्रियो की शेप है ना वो चेंज होती है। तो वो जो शेप है वो कैसी ऐसी दिखती है, वो सभी एनिमल्स ऐसी दिखती है जिससे हम इवोल्व हुए हैं। तो वही बात हमें इन्होंने बोली थी, क्या बोला था कि ओंटोजेनी, इन्होंने क्या बात बोली कि ओंटोजेनी recapitulates recapitulates फाइलोजेन, ठीक है, recapitulates फाइलोजेन। तो ये इनकी स्टेटमेंट थी जिस वजह से ये बहुत फेमस हुए थे, ठीक है। देन उसके बाद बच्चों कौन आया, हैंस स्पेरमैन आया। अब इनके नाम में क्या दिख रहा है आपको, स्पेमैन मतलब क्या, स्पर्म, नहीं, ये गलती मत कर देना। अब इनका नाम बेशक सिमिलर है स्पर्म से, बट इट डजंट मीन कि इन्होंने स्पर्म के साथ काम किया ना। इन्होंने इनका मेन काम क्या था, इनका मेन काम था, एक इन्होंने ना एक इफेक्ट को बताया था हमें। वो इफेक्ट कौन सा था, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन था उस फैक्ट का नाम। मतलब इनका, अब ये फैक्ट क्या होता है, एक मिनट पहले लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब सबसे पहले याद रखना कि इनको अवार्ड मिला था, ही वॉज अवॉर्डेड, किसके साथ अवार्ड, मतलब इनको कौन सा अवार्ड मिला था, ही वॉज अवॉर्डेड अ नोबेल प्राइज, वो भी किसमें, इन फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन। तो ही वॉज अवॉर्डेड अ नोबेल प्राइज इन
फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन, इन फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन, ठीक है, वो भी कब, इन 1935। और इनको जो ये नोबेल प्राइज है मिला क्यों था, इनको ये नोबेल प्राइज मिला था उस इफेक्ट को डिस्कवर करने के लिए। वो इफेक्ट कौन सा था, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। वो इफेक्ट कौन सा था, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन था, ठीक है। सो इस इवेंट को इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिस्कवर करा था, जिसके चलते इनको क्या मिल गया, इनको नोबेल प्राइज मिल गया। वो भी किस में, इन फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन, ठीक है, समझ गए। इन फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन नहीं, इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ये अलग अलग है दोनों। सॉरी मेरे से थोड़ी गलती हो गई, बट ये दोनों क्या अलग अलग है, इनको मिक्स मत करना, ठीक है। फिजियोलॉजी अलग ब्रांच है, मेडिसिन अलग ब्रांच है। तो इनको क्या मिला, इनको नोबेल प्राइज मिला इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, कब मिला, इन 1935। वो भी क्यों मिला, बिकॉज इन्होंने हमें फैक्ट के बारे में बताया था। फैक्ट कौन सा था, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन था। अब ये फैक्ट क्या होता है, मतलब ये फैक्ट हमें बताता है कि कैसे एक ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यूज बनते हैं और ऑर्गन्स बनते हैं। मतलब हम वो 3 लेयर्स पढ़ते हैं ना, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। तो उन लेयर से कैसे टिश्यू बनता है, कैसे ऑर्गन्स बनते हैं, उस सब के बारे में हमें कौन बताता है, ये प्रिंसिपल, मतलब ये फैक्ट बताता है। कौन सा फैक्ट बताता है, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। अब देखो बेचारे के पढ़ते पढ़ते आंखों पे इनकी आईब्रोज कैसी हो गई है ना, एकदम सीरियस मूड में है ये। और ये हमारे पास एंटोन वॉन लिवेनहू के घुंघरालू बाल वाले, जो एकदम हंस के मस्त सा पोज दे रहे हैं। और ये हमारे चिटी दाढ़ी वाले बाबा जी, जिनका नाम क्या है, अनसेटल। एंड यहाँ पे ये हमारे पास झुर्रियों वाले बाबा, जिनका नाम क्या है, हैंस स्पेनर, ठीक है। तो ये 3 साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो बच्चों सबसे पहली चीज तो क्या, सबसे पहली चीज आई, नाम है बच्चों क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सबसे पहले हम लोग इसी का मतलब समझेंगे, ठीक है, कि इस टर्म का मतलब क्या होगा। अब आप लोग बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन कौन होगा, आप लोग बोलोगे कि सर वो जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या अच्छे हैं, हेल्दी है, एंड वो क्या नॉर्मली फंक्शन कर पा रहे हैं, है ना। सिंपल सी भाई बात है। तो हमारे माइंड में क्या आएगा, ये तो आएगा कि healthy reproductive organs, की healthy reproductive organs with normal function, with normal function, यही क्या होती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है ना। कि जब तक जो बच्चे बनाने वाले ऑर्गन है वो हेल्दी है, तभी वो पर्सन क्या होगा, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होगा। पर बच्चों जो ये बात है ना, वो गलत हो जाती है। मतलब गलत क्यों हुई, वैसे तो देखा जाए तो ये बात ठीक है, पर ना आपको पता है कि हमारी जो वर्ल्ड है, इसमें ना एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या हेल्थ के रिलेटेड सभी गाइडलाइंस को सेट करती है, एंड जितनी भी डेफिनेशन है वो सभी देती है। और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बच्चों क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या नाम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्टली क्या बोल देते हैं, WHO, यानी कि हु। तो इसके हिसाब से रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू WHO, reproductive health means, according to WHO, reproductive health means, इसका मतलब क्या होता है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, थोड़ा पेन सेट कर लूं। कि अ टोटल वेलबींग क्या होगा, कि अ टोटल वेलबींग इन
all aspects of reproduction, in all aspects of reproduction, that is मतलब चारों के चारों एस्पेक्ट में वो ठीक हो। अब वो चार एस्पेक्ट कौन कौन से हैं? पहला एस्पेक्ट है फिजिकल, दूसरा है बच्चों क्या, इमोशनल, और तीसरा है बच्चों क्या, बिहेवियरल। ठीक है, और फोर्थ है बच्चों क्या, सोशल। एंड फोर्थ है बच्चों क्या, सोशल। ठीक है, अब वन बाय वन इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो डब्ल्यूएचओ ने क्या बोला बच्चों, उसने बोला कि जब कोई इंसान रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो उसके हेल्दी है, ठीक है, बट इसके अलावा भी जब वो इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली अच्छा है, तभी हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। और फिजिकल से आपके माइंड में आ रहा होगा कि जो ऑर्गन्स है वो नॉर्मली काम कर पा रहे हैं, है ना, कि प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग, क्या प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग, है ना। और इमोशनल क्या, कि जो उस पर्सन का ब्रेन है एंड जो उस पर्सन का हार्ट है वो अच्छा है, मतलब हेल्दी है, आर गुड एंड हेल्दी। मतलब अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत ही खड़ूस होते हैं, बहुत ही अकड़ू होते हैं, है ना, मतलब वो सेल्फिश किस्म के इंसान होते हैं। तो वो एक बात ठीक नहीं है देखा जाए तो। डब्ल्यूएचओ बोलती है कि पर्सन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अलावा भी उसका जो दिमाग है, उसका जो दिल है वो अच्छा होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि उसके माइंड में क्या गंदे गंदे थॉट्स आ रहे हैं, कोई लड़की जा रही है आगे से, उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा है, ओ भाई साहब कितनी मस्त लड़की जा रही है वो देखो। आजकल मतलब बहुत है लड़कों में ऐसा, है ना, लड़की गई नहीं सुंदर सामने से, उनके माइंड में गंदे गंदे थॉट स्टार्ट हो गए। तो ये बात क्या बहुत गलत है। तो ऐसी मेंटेलिटी भी क्या डिसीज में काउंट होती है, मतलब गंदी चीज़ों में काउंट होती है कि बीमारी में काउंट होती है। तो डब्ल्यूएचओ ऐसे इंसान को भी क्या रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं बोलती, तो उस इंसान को हम क्या कंसिडर करेंगे, अनहेल्दी। तो इसलिए क्या, जो अपनी सोच है उसको अच्छा करो। उसके बाद बच्चों क्या आया, बिहेवियर, यानी कि उसका समाज में अच्छा बिहेवियर है, यानी कि क्या, गुड बिहेवियर, गुड बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग, गुड बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग, कि उसका मतलब सोसाइटी में अच्छा बिहेवियर है एंड उसके जो डिसीजन है वो हमेशा अच्छे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट हो, पर मतलब कुछ हद तक अच्छे होते हैं। तो ऐसे इंसान को हम क्या मानेंगे, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। और चौथा फैक्टर क्या आ गया बच्चों, सोशल। सोशल का मतलब क्या हो गया, कि सोसाइटी में वो अच्छे काम कर रहा है, वो सपोर्टिव है एंड सभी की रिस्पेक्ट करता है, सपोर्टिव इन सोसाइटी एंड रिस्पेक्टेबल, एंड रिस्पेक्टेबल। तो हम तभी क्या मानेंगे, उस पर्सन को एक तरह से रिप्रोडक्टिवली हेल्दी मानेंगे। ठीक है, तो ये बोलती है मैं डब्ल्यूएचओ कि जब कोई पर्सन रिप्रोडक्शन के इन सभी एस्पेक्ट्स में चंगा है, वो तभी क्या कंसिडर करा जाएगा, एज ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। इतनी बात क्लियर है। तो चलो अब चलते हैं आगे। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई हमें, क्या, एक मिनट रुकना जरा बच्चों, स्लाइड ऐड कर लो। तो यहां से हमें एक बात क्लियर हो गई, क्या बात क्लियर हो गई, कि एक ऐसी सोसाइटी जिसमें जो पर्सन है, मतलब एक ऐसी सोसाइटी, अ सोसाइटी विद पीपल, अ सोसाइटी विद पीपल हैविंग
जिनके पास क्या जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो नॉर्मल है फिजिकली भी और फंक्शनली भी। ठीक है, मतलब क्या, फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, एंड सेकंड चीज क्या कि नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शन, एंड बिहेवियरल इंटरेक्शन। सभी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में तभी हम क्या बोलेंगे कि जो वो पर्सन है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। ठीक है, याद रखना, among them in all sex related aspects might be considered as, might be called reproductively healthy। उसी को हम क्या काउंट करेंगे, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर। तो एक सोसाइटी जिसमें जो पर्सन्स है उनके नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फिजिकली फंक्शनली, और उनका इमोशनल बिहेवियर इंटरेक्शन भी क्या नॉर्मल है, तभी हम उस पर्सन को सोसाइटी में क्या कंसीडर करेंगे, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। तो ये सारी लाइंस बच्चों क्या एनसीईआरटी की है। ठीक है, इन सभी लाइंस को आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब नेक्स्ट चीज कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अवेयर पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि अब ये जरूरी क्यों है, हमें पर्सन्स को क्यों अवेयर करना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके। भाई सिंपल सी बात है ना। अब सबसे मेन बात तो यही है। अब आपने मूवीज में देखा होगा कि जो गांव के लोग होते हैं, मतलब पुरानी मूवीज में, मतलब मूवीज में दिखाते हैं ना कि पुराने लोग हैं गांव वाले, तो गांव वाले लोग की जो मेंटालिटी है वो कैसी होती है, उनका ये मानना होता है कि जो पीरियड्स है वो एक बीमारी है ना, एक इलनेस है। अब जैसे आप सपोज करो, आप एक भरे कमरे में बैठे हो, है ना, एक भरे कमरे में आप टीवी देख रहे हो और उस टीवी में कॉन्डम की ऐड आ जाती है, तो क्या हाल होता है आपका। मतलब ऐसा होता है कि अरे भाई चैनल को फटाफट चेंज करिए, क्या दिखा दिया, है ना। अगर किसिंग वाला सीन आ जाए और आप फैमिली के साथ बैठे हो, तो भाई साहब उस टाइम हालत जो होती है ना, क्योंकि इसी को मैंने भी फील करा है यार, ऐसा नहीं कि मैं बस एक बता रहा हूँ, मैंने भी फील करी है वो चीज़। तो मतलब उस टाइम क्या कंडीशन होती है ना। पर देखो हमारी फैमिलीज में क्या होता है, सभी पढ़े लिखे हैं, है ना, तो पता है भाई कॉन्डम क्या है, एक सिंपल एक सेफ्टी है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, है ना। पर यही बात अगर आप कहीं भरी पब्लिक में बोल दो कॉन्डम वाली बात, तो भाई साहब आपको लोग इतनी गंदी नजर से देखेंगे ना कि पता नहीं आपने ऐसे क्या कोई जुल्म कर दिया हो। या आप कभी देखना कि मूवीज में दिखाते हैं सीन वो पीरियड्स वाला, है ना, कि जिसमें पीरियड्स को एक बीमारी की तरह कंसीडर करा जाता है ना। अब ऐसे ही एसटीडी का एक केस है। अब एसटीडी में क्या होता है, एसटीडी में ये माना जाता है, मतलब ये बोलते हैं कि एसटीडी की सिर्फ उनको ही होती है जो बिगड़ैले लोग होते हैं, एकदम बिगड़ी हुई औलाद, बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है ये, तो इसको एसटीडी हो गई, हर यहाँ वहाँ मुंह मारता फिरता है ना। तो ऐसी बातों से बचने के लिए कि बंदों को पता हो कि ये क्यों हो रहा है, क्या होता है, कैसे होता है, एंड ये क्या चीज़ है, तो इस सभी चीज़ों के लिए हमको जो अवेयर करना है पब्लिक को, उसी चीज़ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, पर्सन को बताना, बंदों को बताना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या एक ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो इसको लिख लेते हैं। बिकॉज जब कोई भी पर्सन अवेयर नहीं होता रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, तब क्या आता है, गंदी सोच आती है, दिमाग में मिथ्स आते हैं और कंफ्यूजन आती है। बिकॉज when because when there is no information
because when there is no information, तभी क्या आता है? That's when wrong thinking, that's when wrong thinking, myths and confusion arise. And confusion arise. जैसे कि like पीरियड का मतलब क्या होता है? इलनेस. पीरियड्स मीन्स इलनेस, है ना? एसटीडी ओनली अकर इन स्पॉइल पीपल. तो सभी तब जाके ऐसे कंफ्यूजन्स आती है. एंड बर्थ कंट्रोल इज डेंजरस. और जो बर्थ कंट्रोल है वो क्या है? डेंजरस है. राइट. तो इन सभी चीजों को दूर करने के लिए, मतलब जो कंफ्यूजन्स है, जो मिथ्स है, उन सभी चीजों को दूर करने के लिए इम्पोर्टेंट है सभी को अवेयर करना अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और खासकर बच्चों को अवेयर करना, क्योंकि यही एज में बच्चे बिगड़ना स्टार्ट होते हैं. अब देखो इस एज में क्या होता है, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, उन दोनों में जो हॉर्मोन्स है वो निकलना स्टार्ट होते हैं, है ना? वो स्टिमुलेट होना स्टार्ट होते हैं. एंड जिस वजह से बच्चों में क्या आते हैं? सेक्सुअल डिजायर्स आते हैं, उनकी सेक्स करने की इच्छा बढ़ती है. और उसी चक्कर में क्या बच्चे गलती कर देते हैं? वॉइस लो करने लग जाते हैं, मास्टरबेशन. जिससे क्या होता है? जिससे उनकी जो वो एज है ना, मतलब जो ग्रोथ है उस एज में, वो थोड़ी सी बिगड़ जाती है. बिगड़ते कैसे है? क्योंकि वो उस एनर्जी को यूज करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एनर्जी. अब वही एनर्जी कहाँ यूज होनी थी? बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को ग्रो करवाने में. और वहीं कहाँ वो लड़का उस एनर्जी को यूज कर रहा है? ऐसे ही गंदे गंदे कामों में, है ना? अब बहुत सी वीडियोस आती है यार कि मास्टरबेशन इज गुड फॉर हेल्थ, मास्टरबेशन विल मेक योर माइंड हेल्दी, ब्ला ब्ला. तो वो सब चीज रॉन्ग है, बहुत गलत है वो चीज. ठीक है. तो ये सबसे बड़ा मिथ है मास्टरबेशन वाला. मैं पहले बता रहा हूँ कि जितना हो सके इस चीज से बचो. अगर आप लोग चाहते हो कि आपका जीवन सवरे, आप लोग आगे जाके हेल्दी रहो, आपका माइंड एकदम शार्प रहे, तो बचना है. एंड सेम फॉर द गर्ल्स, तुम्हें भी बचना है ये बॉयफ्रेंड के चक्करों से, क्योंकि यही एज है तुम्हें बनाने वाली, तुम्हें बिगाड़ने वाली. ठीक है. तो अपने आप को बचाना है, ना कि बिगाड़ना है. समझे? तो कंट्रोल रखना इस एज में सबसे बड़ी चीज है, कंट्रोल. जैसे ही तुम्हारा कंट्रोल बिगड़ना, थप्पड़ मारा करो अपने आप को कि क्या कर रहा है तू, क्या कर रही है तू. अपने पास से नहीं भटकना हमें. कॉलेज में जाके जो मर्जी करना, तुम मैच्योर हो जाओगे तब तुम्हें समझ आ जाएगी चीजों की. ठीक है. पर अभी के लिए कंट्रोल करना उस चीज को. समझ गए? सो देयर फोर दैट्स वाई देयर फोर दैट्स वाई गिविंग द राइट इंफॉर्मेशन इज important. That's why giving the right information is important. ठीक है. इसलिए क्या वो इम्पोर्टेंट है. तो ये बच्चों हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है खत्म. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट, दैट इज कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जब टॉपिक की हम बात करते हैं, तो पहले के टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, एंड उन प्रॉब्लम्स को बचने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए. ठीक है. सो नाउ वी विल स्टार्ट द सेकंड टॉपिक, दैट इज reproductive health problems and strategies. Problems and strategies. अब सुनते जाओ ध्यान से. अब सबसे पहली बात कि
पूरी दुनिया में इंडिया सबसे पहली कंट्री थी जिसने एक्शन प्लान्स और प्रोग्राम्स को नेशनल लेवल पे स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया? ताकि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको अटेन किया जा सके। ठीक है, तो एज अ सोशल गोल सबसे पहली कंट्री जो थी वो इंडिया थी पूरी दुनिया में। ठीक है, तो इस बात को याद रखना क्या कि इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इंडिया was among first country to initiate action plans, to initiate action plans and programs at a national level to attain total reproductive health, to attain total reproductive health as a social goal, as a social goal। ठीक है, एंड इन प्रोग्राम्स को क्या बोला गया? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स बोला गया। और ये इनिशिएट कब हुआ? ये इनिशिएट हुआ था इन 1951। ठीक है, याद रखना। एंड दीज प्रोग्राम्स वर कॉल्ड, इनको क्या बोला गया? इनको बोला गया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। क्या बोला गया? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जिसको इनिशिएट करा था कब? इन 1951, which were initiated in 1951। ठीक है, और इसको कब इनिशिएट किया? इसको इनिशिएट करा गया इन 1951। अब ये बात समझते हैं कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था क्या। अब पहले हमारी जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें इसके बारे में था, बट अभी जो नई एनसीईआरटी है ना उसमें इसके बारे में रिलेट कर दिया, बट हम फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे ये था क्या। देखो, अब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या था? अब इसमें ना गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या क्या थे? उनके ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि पब्लिक को इतना अवेयर कर देना कि वो ज़्यादा बर्थ ना दे। मतलब पहले के टाइम पे क्या होता था, आप खुद देखना, अपने मम्मी से पूछना कि उनके दादा के या उनके दादी के या उनके नाना के नानी के कितने बच्चे थे, तो वो बताएंगे 4 या 5 तो पक्का होंगे। अब मेरे खुद के ही नानके में जो मेरे मामा हैं और जो मेरी बुआ लोग हैं, मतलब बुआ नहीं, सॉरी, मासी, मेरे मामा और मासी जो है, टोटल मिला के सभी 8 जने हैं, है ना। तो देखो भाई, तो उस टाइम पे क्या घर घर में 5 या 6 बच्चे नॉर्मल थे। तो इसी चीज को लेके गवर्नमेंट ने प्लान किया कि हम पब्लिक को अवेयर करेंगे कि तुम लोग बर्थ को, मतलब जो बर्थ रेट है उसको थोड़ा कम करो, ताकि जो रिसोर्सेज है वो कम यूज हो और तुम भी अच्छी लाइफ जिए और जो दूसरे लोग हैं वो भी अच्छी लाइफ जी सके। ठीक है, तो इसका जो इनिशिएट है, इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ। ठीक है, लिख लेते हैं इसको साथ साथ में। तो जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स है, ये क्या एक प्रैक्टिस थी। सो ये क्या थी? प्रैक्टिसेस थी। प्रैक्टिस that help individuals, that help individual to attain certain objectives, to attain certain objectives। जैसे कि लाइक सबसे पहला अभी मैंने बताया, to avoid
unwanted births. Second, to bring about wanted birth, और सिर्फ उतनी बर्थ करे जितनी चाहिए. एंड थर्ड क्या था? टू रेगुलेट द इंटरवल, टू रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसीज. अब पहले के टाइम पे क्या होता था, लोगों को सेफ्टी के बारे में इतना पता नहीं था, है ना. तो बिना कॉन्डम्स के लाइक दे हैव टू डू, दे विल, दे हैव टू क्या बोल गया, सो सॉरी भाई. एक्चुअली ये वर्ड्स ऐसे है ना, तो थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है, तो वही सोचते समझते हुए कुछ कुछ निकल गया मुंह से. मतलब पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब लोग है इंटरकोर्स करते थे, तो उनको इतना पता नहीं था कि कॉन्डम्स वगैरह के बारे में, है ना. तो दे वो लाइक कि लाइट गई, इंटरकोर्स करा, एंड सुबह तक देखा खुशखबरी आ गई, है ना. फिर 9 मंथ का गैप पड़ गया बीच में भाई. अब 9 मंथ के बाद बच्चा जैसे ही हुआ, तो उसके बाद वेट, मतलब सब्र कहाँ होता है लोगों में. फिर इंटरकोर्स किया, फिर बच्चा, है ना. तो ऐसे ही क्या इंटरवल देना जरूरी होता है प्रेगनेंसीज के बीच में, है ना. ऐसे नहीं कि एक बच्चा अभी हुआ और उसी के साथ साथ दूसरा बच्चा कर लिया, नहीं. कम से कम 2 या 3 साल का बीच में गैप होना चाहिए, तभी क्या जो मदर है वो हेल्दी बेबी को बर्थ दे पाएगी. ऐसा क्या होता है कि अगर इन मतलब बिना इंटरवल्स के प्रेगनेंसी मदर कंसीव करती है, तो उस केस में दिक्कत आती है ना. तो बंदे अवेयर नहीं थे पहले इस बारे में, तो उनको अवेयर करना ये भी क्या इस जो प्रोग्राम है उसका एक हिस्सा था. देन उसके बाद फोर्थ क्या आया? फोर्थ आ गया टू डिटरमाइन, टू डिटरमाइन the number of children in family, to determine the number of children in family. ठीक है. और साथ में ये पता लगाना कि एक फैमिली में कितने बच्चे हैं, क्योंकि इससे क्या अंदाजा लगता है कि एक फैमिली में कितने बच्चे हैं एंड इसमें कितने अननेसेसरी बच्चे हैं, ताकि उसको अवेयर कर सके, है ना. तो ये सारा क्या इस फैमिली प्लानिंग का एक ऑब्जेक्टिव था. अब उसके बाद 1977 के टाइम क्या कर दिया गया, जो ये प्रोग्राम था इसके नाम को चेंज करके रख दिया गया रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. ठीक है. सो याद रखना, अभी तक ये फोकस कर रहे थे सिर्फ फैमिलीज के ऊपर, बट इसके बाद इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, बच्चों के ऊपर भी फोकस करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. सो याद रखना इस बात को. जरा 1 मिनट रुको, इसको मैं बॉक्स में बंद कर दूं. हाँ, तो बाद में बच्चों क्या करा, जो ये प्रोग्राम था इसके नाम को बदल के रख दिया गया रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. अब मतलब ये फैमिली के साथ साथ बच्चों के ऊपर ही फोकस कर रहे थे. अभी तक इनका फोकस किसके ऊपर था, सिर्फ फैमिली बनाने में, मतलब फैमिली में जो बच्चों का नंबर्स कंट्रोल करने में. बट अब उसके साथ साथ इसका फोकस किस पे हो गया, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर पे. ठीक है. सो इसीलिए क्या हुआ इन 1977, क्या कि इन 1977 it changed into reproduction and child health care, reproduction and child health care, यानी कि RCH. तो ये हमारे पास क्या एक न्यू इम्प्रूव प्रोग्राम लॉन्च करा गया, जिसमें बच्चों के ऊपर भी फोकस करना स्टार्ट कर दिया गया. मतलब आप सभी को बचपन में जो इंजेक्शंस लगे होंगे, है ना, तो वो भी क्या किसका हिस्सा था कि हम कैसे जो चाइल्ड की हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सके. समझ गए. तो इसमें क्या क्या हुआ, इसमें मतलब कि 1970 में जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था
ये हम पहले पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते, बट आपको याद रखना है कि इसमें एक स्लोगन था, बहुत ही फेमस स्लोगन था। तो 1970 के टाइम पे एक स्लोगन चलता था, जिस स्लोगन को क्या बोलते थे, हम दो हमारे दो। ठीक है, नहीं सॉरी 1980, नॉट 1970, सो सॉरी 1970 में, हाँ बता देता हूँ आपको ये भी कि 1970 में स्लोगन चलता था। वो स्लोगन क्या था? स्लोगन वॉज दो या तीन बस, दो या तीन बस। बट उसके बाद आरसीएस के हिसाब से इस स्लोगन को चेंज कर दिया गया और 1980 में एक नया स्लोगन आया, दैट मीन्स सन और डॉटर टू विल डू, या हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। सो ये स्लोगन था। ठीक है, तो ये स्लोगन था 1980 का। एंड 2025 का स्लोगन क्या है, कोई बता सकता है? ऐसे मैंने एक बच्चे से क्वेश्चन किया क्लास में कि स्लोगन क्या था भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, जो बहुत फेमस स्लोगन था। वो बच्चा पता क्या बोलता वो बोलता कि सर हम दो हमारे गिन लो। मैंने कहा वाह बेटा वाह, ये बनाएगा इंडिया की टीम। अब ऐसे बच्चों की वजह से क्या हो रहा है, जो इंडिया का पॉपुलेशन रेट है वो बढ़ता जा रहा है। हम दो हमारे गिन लो। और ये बात सुन के ना उसकी मेरे को बहुत हंसी आई यार। मैंने कहा देख लो भैया आजकल के बच्चों को, हम दो हमारे गिन लो। सर बस हमें पार्टनर चाहिए हमारा, उसके बाद हम जाने हमारा काम जाने है। तो भाई याद रखो बच्चों, आप भी जब फ्यूचर में जाके आपकी भी शादी होगी तो दो से ज्यादा बच्चे रखना मतलब बहुत मुश्किल की बात है वो, खासकर आजकल के टाइम पे। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं आगे। अब बच्चों हमने बात करनी है किसकी? गोल्स एंड स्ट्रेटजीज की। अभी हमने क्या पढ़ा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम्स क्या थी एंड उसको कैसे ठीक करा गया। अब हमने क्या पढ़ना है बच्चों? गोल्स, है ना, कि सरकार के जो गोल्स है वो क्या क्या है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात हमने बच्चों पढ़ना है अबाउट गोल्स। ठीक है, एक मिनट रुको जरा। चलो, तो सबसे पहला गोल क्या है गवर्नमेंट का? तो गवर्नमेंट का सबसे पहला गोल था कि अवेयरनेस को क्रिएट करना पीपल्स के बीच में। कौन किसकी अवेयरनेस? अवेयरनेस रिप्रोडक्शन की। ठीक है, सो सबसे पहला गोल क्या हो गया कि अब बच्चों देखो जो ये चैप्टर है ना वो थ्योरी वाला ज़्यादा है, मतलब इसमें याद करने वाले पॉइंट्स हैं। अब जितने मैं पॉइंट्स आपको लिखा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दी नीट बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर बात करें हम बोर्ड के लिए, तो बोर्ड के आप इसमें से कोई से भी 3 या 4 पॉइंट याद रखना। ठीक है, पर नीट के लिए आपको सभी पॉइंट्स को अच्छे से इन डिटेल याद रखना है, क्योंकि वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछते हैं एंड इन्हीं पॉइंट्स में से आएगा वो क्वेश्चन। सो क्रिएटिंग अवेयरनेस among people about various reproduction related aspects। ठीक है, एंड सेकंड गोल क्या है इनका कि फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना। सो प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज। उसके बाद थर्ड गोल क्या है? थर्ड गोल है कि सपोर्ट करना, कि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बन सके, उस चीज को सपोर्ट करना। ठीक है, सो सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप a reproductively healthy society, a reproductively healthy society। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे अब स्ट्रेटजीज की। तो ये 3 गोल थे जो मेन गोल थे। सबसे पहला गोल क्या था? अवेयरनेस को क्रिएट करना। दूसरा गोल क्या था? फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी। तीसरा गोल क्या था? कि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी को बिल्डअप करना। अब बात करेंगे स्ट्रेटजीज की कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज करी। ठीक है, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट स्ट्रेटजीज।
अच्छा, ये सभी नोट्स ना मैं ग्रुप में डाल दूंगा वो टेलीग्राम वाले पे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उस पर क्लिक कर लेना। तो जितने भी नोट्स एंड जितने भी टेस्ट हैं मैं सभी वहीं पर डालूंगा, ठीक है। तो जुड़े रहना वहाँ पे एंड जाके उसको पक्का ज्वाइन कर लेना। तो बात करते हैं बच्चों किसकी, स्ट्रैटेजीज की। तो सुनो, अब सबसे पहली स्ट्रैटेजी सरकार ने क्या अपनाई। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी सरकार ने अपनाई क्या, ऑडियो और विजुअल का यूज करना और प्रिंट मीडिया गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज का यूज करना। यानी कि अब देखो, पहले टाइम पे क्या होता था कि ऑडियोज मतलब रेडियो चलते थे, है ना। तो रेडियोस के द्वारा रेडियोस में ऑडियो को चलवा देना और बड़े बड़े पोस्टर्स लगवा देना, या न्यूज़पेपर्स में जो गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज थी उनके द्वारा उसमें मतलब पैम्पलेट टाइप एडवर्टाइजमेंट कर देना कि क्या क्या इसके नुकसान हैं एंड कैसे हम अपनी रिप्रोडक्शन हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो वो सभी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या कि दे यूज़ ऑडियो और विजुअल एंड इसके अलावा क्या प्रिंट मीडिया का यूज़ करा। और प्रिंट मीडिया में भी क्या, दोनों दिन से ज़्यादा गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल, प्रिंट मीडिया गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज का यूज़ किया। किसके लिए यूज़ किया, टू क्रिएट अवेयरनेस, टू क्रिएट अवेयरनेस among the people about reproduction related aspects, about reproduction related aspects। ठीक है। एंड सेकंड चीज, उन्होंने टारगेट किया किसको, पेरेंट्स को, क्लोज रिलेटिव्स को, टीचर्स को एंड फ्रेंड्स को। उन्होंने बोला कि इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करने का जो जरिया है वो कौन बनेगा, पेरेंट्स। अब देखो, बच्चे के सबसे करीब अगर देखा जाए स्टार्टिंग से कौन होते हैं, पेरेंट्स। एंड पेरेंट्स ही इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा शर्म करते हैं। अब जब फ्यूचर में बच्चों तुम लोग पेरेंट्स बनोगे तो इस चीज़ की शर्म नहीं करनी, अपने बच्चों को तुमको अवेयर करना है कि रिप्रोडक्शन हेल्थ क्या होती है एंड क्या क्या इसके नुकसान है एंड क्या क्या इसको मतलब क्या क्या वो जरिया है जिससे तुम अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा रख सकते हो, ठीक है। तो आपको कूल पेरेंट्स बनना है। आजकल के पेरेंट्स मैं देखता हूँ कि जब बात होती है ना ऐसे रिप्रोडक्शन वगैरह टॉपिक्स की तो वो थोड़े हिचमिचा जाते हैं। तो हिचकना नहीं है। अब सबसे क्लोज देखा जाए तो पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स का सबसे पहला कर्तव्य बनता है अपने बच्चों को गाइड करने का। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आते हैं अदर क्लोज रिलेटिव्स, है ना। अब रिलेटिव्स देखो सभी बेईमान नहीं होते अब जैसे आजकल बहुत मीम चलते हैं कि रिश्तेदारों को लेके, है ना, कि रिश्तेदार ऐसा रिश्तेदार वैसा, कि अगर आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो सबसे ज़्यादा छिड़की से मिचेगी आपके रिश्तेदार को, है ना। तो ऐसा नहीं होता, कई रिलेटिव्स क्या बहुत अच्छे होते हैं, तो उनका सहारा लो। उसके बाद आते हैं टीचर्स। अब टीचर्स देखो, अगर तो टीचर कहना तो नहीं चाहिए मेरे जैसा हुआ तो वो तो भाई अपने बच्चों को एकदम चिल रखेगा। मैं तो भाई सब बताता हूँ ओपन, क्योंकि मेरा रोल है ये, मेरा कर्तव्य है अपने बच्चों को अवेयर करना, है ना, कि क्या उनके लिए सही है क्या उनके लिए गलत है। तो ऐसे क्या टीचर्स का भी रोल है, उनका भी कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को सही और गलत के बारे में बताएं, ठीक है। तो टीचर्स का रोल आया। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड, हर एक फ्रेंड कमीना होता है ऐसा जरूरी नहीं है। अब तुम्हें कमीना फ्रेंड नहीं बनना, मतलब कमीना फ्रेंड तो अभी सभी फ्रेंड तो कमीने होते हैं, वो बात तो सही है। पर कमीनापन के साथ साथ अपने फ्रेंड के लिए एक अच्छा अंदर से आपको इंसाइट रखना है ना, कि अगर वो गलत ट्रैक पे है, अगर वो गलत काम कर रहा है, तो मतलब गलत काम इन दी सेंस अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके, तो आपको उसको सही गाइड करना है। अब आप मेडिकल स्टूडेंट हो, अब क्या पता कि आपका फ्रेंड आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, नॉन मेडिकल से, आपको कोई छोटा भाई बहन हो,
तो अगर वो कोई गलत काम कर रहा है, लाइक मास्टरबेशन कर रहा है, उसके माइंड में गलत थिंकिंग चल रही है, या उसके देखने का नजरिया ठीक नहीं है, तो आपको उसको ठीक करना है। ठीक है, तो ये दोस्त का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो यही बात बोली किसने, मतलब ये स्ट्रेटेजी किसने अप्लाई करी, गवर्नमेंट्स ने अप्लाई करी। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि पेरेंट्स हो गया एंड अदर क्लोज रिलेटिव्स हो गए, टीचर्स हो गए एंड फ्रेंड्स हो गए, also play a major role in the dissemination of the above information। मतलब ऊपर की इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए इन सभी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, याद रखना इस बात को। देन इसके बाद तीसरी बात कि स्कूल्स में जो सेक्स एजुकेशन है उसको इंट्रोड्यूस करवाना है, क्योंकि स्कूल्स में क्या सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं, एंड स्कूल्स में ही क्या अगर सेक्स एजुकेशन को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया तो बच्चे की जो नॉलेज है वो अपने आप निखर जाएगी, है ना। पर हमारे इंडिया में क्या सेक्स एजुकेशन को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं। अब मैं तो देखो यूट्यूब पे वो भी है ना, अभी आप मेरे को वीडियोस में देख रहे हो, मैं सेक्स सेक्स वर्ड यूज़ करे जा रहा हूँ, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा आपको। पर अगर मैं यही वर्ड क्लास में बोल दूँ सेक्स, तो भाई साहब बच्चों की आंखें देखने वाली होती है, सर ने क्या बोल दिया मतलब ऐसे दांत फाड़ेंगे और ऐसे चेहरे बनाएंगे ना, ऐसे पता नहीं क्या वर्ड बोल दिया मैंने, है ना। तो इस चीज को लेके ठीक करना है। सो वही बात बोली हमें किसने, इन्होंने, कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स should be encouraged to provide right information to young about sex related aspects, about sex related aspect। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या क्या देना है हमें, प्रॉपर इंफॉर्मेशन, किस बारे में, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट, सबसे पहली चीज दैट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, उसके बाद एडोलसेंस में क्या क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं उसके बारे में, एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस। अब देखो खासकर गर्ल्स में जो एडोलसेंस का पीरियड है, यानी कि प्यूबर्टी का टाइम है, तो उसमें क्या बॉडी के अंदर बहुत से चेंजेस आते हैं। अब इतने चेंजेस क्या मेल्स के अंदर नहीं आते। मेल्स में क्या बस हेयर्स का डेवलपमेंट होता है और जो पेनिस का साइज है उसका एनलार्जमेंट होता है, एंड उसके अलावा जो वॉइस है उसकी थोड़ी जो मतलब पिच है वो थोड़ी डीप हो जाती है ना। बट गर्ल्स में चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जैसे मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना, ब्रेस्ट के साइज का बढ़ना, है ना, और हेयर्स का स्टार्ट होना, एंड जो वॉइस है उसकी पिच का थोड़ा सा बढ़ना। तो इसके अलावा भी काफ़ी चेंजेस आते हैं, है ना। तो जो ये चेंजेस है इसके बारे में सबको पता होना चाहिए, तो वो नॉलेज भी क्या हमें प्रोवाइड करनी है। एंड इसके अलावा सेफ एंड हाइजीनिक
सेक्सुअल प्रैक्टिसेस आफ्टर मैरिज। अब ये लाइन का मतलब गलत मत ले जाना। अब सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस क्या होती है ना, मतलब कैसे कैसे होती है, वो सब भी जो पर्सन है उनको पता होना चाहिए कि सेफली कैसे मतलब प्रैक्टिस करनी है एंड हाइजीनिक तरीके से कैसे करनी है। अब इसके अलावा सबसे मेन चीज़ दैट इज़ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, और इसके अलावा क्या एड्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, एंड इसके अलावा जितने भी सेक्सुअल रिलेटेड डिसीज़ है उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद कि जो फर्टाइल कपल है और वो कपल जो अभी मैरिजेबल एज ग्रुप में है उनको हमें बताना है, उनको हमें क्या अवेयर करना है, किन किन चीज़ों के बारे में, अब उसकी बात करते हैं। ठीक है, सो एजुकेटिंग पीपल especially fertile couples and those in marriageable age group about किन किन चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़ अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, और प्रेग्नेंट मदर की केयर कैसे होती है, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, और आफ्टर प्रेगनेंसी मदर की केयर कैसे करी जाए और बच्चे का ध्यान कैसे रखा जाए। ठीक है, तो ये बात भी पता होना चाहिए क्योंकि ये एक अच्छे मर्द का सबूत होता है, मतलब एक अच्छे मर्द की पहचान होती है कि वो मदर का प्रेगनेंसी के टाइम ध्यान रख रहा है एंड आफ्टर प्रेगनेंसी ध्यान रख रहा है और मदर के साथ एक बच्चे का ध्यान भी रख रहा है। ठीक है, तो स्पेशली फॉर बॉयज, भाई समझदार बनो। ठीक है, रिस्पेक्ट करना सीखो लड़कियों की। लड़कियां इस देश की जान है, इस देश की शान है। ठीक है, बिना लड़कियों के एक समाज नहीं बन सकता, तो हमें रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है, तो रिस्पेक्ट करा करो वुमेन्स की। सो पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, इसके अलावा इम्पोर्टेंसेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कि ब्रेस्ट फीडिंग की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, और इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटीज for the male and female child। ठीक है, और इसके अलावा also addressed the importance of bringing up socially conscious healthy family of desired size। मतलब हमें उनको बताना है कि एक छोटी फैमिली के क्या क्या फायदे होते हैं एंड कैसे एक छोटी फैमिली से आप अपनी और अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें क्या उनको अवेयर करना है।
और लास्ट स्ट्रेटजी दैट इज हमें पर्सन्स को अवेयर करना है कि अगर पॉपुलेशन के ग्रोथ को कंट्रोल नहीं करा गया तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, और हमें साथ में उनको बताना है सोशल एविल्स के बारे में, जैसे कि सेक्स अब्यूज या सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। ठीक है, एंड जितने भी सेक्स अब्यूज है और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स है, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? बचपन से होती है। बचपन में अगर फॉर एग्जांपल कोई लड़की है ना, कोई लड़की को कोई पर्सन सेक्सुअली अब्यूज कर रहे हैं, अगर वो लड़की उसका जवाब नहीं दे पाई तो पूरी लाइफ वो क्या विक्टिम बन के रह जाएगी। तो लड़कियों ब्रेव बनो, स्ट्रॉन्ग बनो। अगर कोई तुम्हारे साथ आई टीजिंग कर रहा है, कोई छेड़खानी कर रहा है, जाके उसको मुंह तोड़ जवाब दो, जाके ऐसे होगा मुंह तोड़ो। ठीक है, चुप नहीं रहना जाके ऐसे बंदों के लिए खास करके। और लड़के तुम भी अगर कोई तुम्हारे सामने किसी लड़के को छेड़ रहा है या कोई तंग कर रहा है, जाके उसको भाई जाके जवाब दो। उस लड़की की जगह को तुम्हारी बहन भी हो सकती है, तुम्हारी मम्मी भी हो सकती है। ठीक है, सो बी स्ट्रॉन्ग। और दूसरी लड़कियों को गलत नजर से देखना बंद कर दो। मुझे पता है कि लड़कों में होता है क्रेज, लड़की जा रही है तो देखेंगे उसको घूर घूर के, है ना। कॉलेज में, स्कूल लाइफ में बहुत होता है, मेरे साथ तो भी ऐसे थे। मतलब मैं अब ये मत सोचना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं बचपन से मतलब ऐसा रहा हूँ कि लड़कियों को मैंने आज तक कभी गलत नजर से नहीं देखा है। हमेशा अगर देखा है तो वो अच्छे नज़रिए से देखा है। अगर कॉम्प्लीमेंट भी करा तो उसको उसकी सुंदरता को देख कॉम्प्लीमेंट करा है, उसकी फेस ब्यूटी को देख के, ना कि समझ जाओ। ठीक है, तो लड़कों कंट्रोल करो इन चीज़ों को। हमने एक अच्छा समाज बिल्डअप करना है, हमने एक अच्छी सोसाइटी बनानी है। तो अच्छी सोसाइटी को बनाने के लिए सबसे पहले चेंज हमें अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो चेंज को लेकर आओ। सो अब लास्ट क्या हुआ कि अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू uncontrolled population growth and social evils। ठीक है, जैसे कि लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चों। तो चलो एक बार फटाफट देखते कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया बच्चों साइंटिस्ट के नाम से। हमने क्या 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, एंटोन वॉन लीवेनहुक, अर्नस्ट हैकेल और हैंस पेमैन, एंड इनकी हमने अचीवमेंट्स की बात करी। इसके बाद हमने स्टार्ट करा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है, एंड इसकी जो करेक्ट डेफिनेशन है वो कौन सी है, ये वाली है अकॉर्डिंग टू WHO। उसके बाद बच्चों हमने क्या सीखा कि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी क्या होती है एंड कैसे अचीव कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमने क्या स्टार्ट किया कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, अवेयरनेस फैलाना इम्पोर्टेंट क्यों है अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्योंकि अगर हम अवेयर नहीं करेंगे पर्सन्स को, देन गलत थिंकिंग आएगी, मिथ आएगी, कंफ्यूजन राइज होगी, है ना। तो इस सभी चीज़ों से दूर करने के लिए क्या स्टार्ट किया सरकार ने, स्टेप्स उठाए। फिर हमने बात करा कि क्या क्या स्टेप्स उठाए, एंड इंडिया सबसे पहली कंट्री थी जिसने वो स्टेप्स उठाए। एंड 1951 में इंडिया ने क्या इंस्टीट्यूट किया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ अप्लाई करी। उन्होंने उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि अनवांटेड बर्थ को अवॉइड करना, वांटेड बर्थ को लेकर आना, और इंटरवल प्रेगनेंसीज के बीच में इंटरवल को मेंटेन करना, मतलब अवेयर करना पर्सन्स को उन चीज़ों के बारे में। और लास्ट में क्या कि चिल्ड्रन के कि एक फैमिली में कितने बच्चे हैं उसको डिटरमाइन करना, उसको देखना। ठीक है, उसके बाद 1977 में क्या हुआ कि जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था उसको चेंज कर दिया गया इनटू दी RCH। और हमारे पास क्या 2 मेन स्लोगन्स हैं, 1970 का 2 या 3 बस, और 1980 का हम दो हमारे दो। उसके बाद गोल्स एंड हमने स्ट्रेटजीज की बात करी। तो क्या क्या गोल्स थे गवर्नमेंट के, हमने उसकी बात करी। और उसके बाद क्या हमने बात करी स्ट्रेटजीज की कि क्या क्या स्टेप्स लिए सरकार ने।
जिसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला पॉइंट कि ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया, सेकंड पॉइंट क्या कि पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव, टीचर्स, फ्रेंड्स का यूज़ करना, तीसरा क्या कि स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन को रिड्यूस करवाना, फोर्थ क्या कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अबाउट इन सभी चीज़ों के बारे में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि मैरिजेबल एज ग्रुप के कपल्स को एजुकेट करना इन सभी चीज़ों के बारे में। एंड लास्ट में हमने क्या सीखा कि अवेयरनेस फैलाना कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल नहीं करा गया तो उससे क्या नुकसान होगा। एंड इसके अलावा क्या जो सोशल एविल्स है, लाइक जैसे सेक्स अब्यूज़ है और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स है, उन सभी चीज़ों को अवेयर करें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी अब हम लोग करेंगे कल। ठीक है, आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया। तो आपका जो भी डाउट हो आप टेलीग्राम के ग्रुप पे आके मेरे से ले सकते हो, एंड वहाँ पे मैं जितने भी ये नोट्स है वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, बाकी चिंता नहीं। ठीक है, बस आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है एंड हंसना है और मुस्कुराना है और एकदम बढ़िया मूड के साथ पढ़ाई करनी है। ठीक है, मेरा सपोर्ट आपके साथ हमेशा है, बस ऐसे पढ़ते रहो, हंसते रहो और पढ़ाई और मेहनत करते रहो। तो मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए बाय बाय।